अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी पोर्शन में हम लोग एक बार सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है डेवलपमेंट इन बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है या होगा, उसके बारे में कुछ चर्चाएं की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि हाउ हैज द कंपोजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज्ड ड्यूरिंग रिसेंट ईयर के दौरान मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कंपोजिशन कैसे कैसे बदला और ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। तो कंपोजिशन कैसे बदला, इसमें हम लोगों ने देखा ट्रेडिशनल यानी कि पहले जमाने में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट में बांटा जाता था। सारी चीज़ों को इनडायरेक्ट कॉस्ट में बांटा जाता था, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते थे। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमारा था, यहाँ पर हमारा मेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टेक्निक अप्लाई होता था। इसमें हम लोग जनरली लेबर आवर या फिर मशीन आवर के बेसिस पर एक रिकवरी रेट कैलकुलेट करते थे और प्रोडक्ट एंड सर्विस में वॉल्यूम बेसिस पर हम लोग रिकवरी रेट के आधार पर बांट दिया करते थे, जिससे हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट पता चल जाता था। इसमें सबसे बड़ी खामी ये थी कि अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन रह जाता था। उसके बाद हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में हम लोगों ने देखा। इसमें भी 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था आधुनिकीकरण जब हुआ आधुनिक जमाने में। डायरेक्ट कॉस्ट और उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कॉस्ट होते हैं उसमें जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट 1-to-1 रिलेशन बना सकते हैं उसको सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में बांट दिया जाता है। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ओवरहेड कॉस्ट की बात हम लोग जहाँ पर तक करते हैं वहाँ पर एक पूल बनाया जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल। दूसरा नंबर पॉइंट, पहला डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा नंबर पॉइंट हमने देखा था इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कॉस्ट बेस के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हाउ हैज़ दिस चेंज अफेक्ट द डिज़ाइन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के डिज़ाइन में जो पहले मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट शीट वगैरह बना के बांटा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में इंडिविजुअल एक्टिविटी को हम लोग कॉस्ट ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं और उसके बाद हम लोग सारे खर्चे को एलोकेट करते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में इफेक्ट आ गया। फिर हम लोगों ने क्वालिटी के बारे में देखा था और उसके इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखे थे। क्वालिटी क्या होता है ये हम लोगों ने देखा था। क्वालिटी जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ गुडनेस होता है, गुडनेस का मेजर होता है क्वालिटी। आईओसी ने इसको डिफाइन किया है। ये वेरी करता है इंसानों के एक्सपेक्टेशन के आधार पे, और एक्सपेक्टेशन कैसे होता है, प्राइस और इंटेंडेड यूज के आधार पे। उसके बाद ये इंटेंजिबल टर्म होता है जो कि परसेप्शन पर बेस्ड होता है। 9 डायमेंशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्वालिटी के 9 डायमेंशन क्या है। तो पीएफ कार्ड, सर्विस रिस्पॉन्स रेपुटेशन, पी से परफॉर्मेंस, एफ से फीचर्स, उसके बाद सी से हम लोगों ने कन्फॉर्मेंस देखा था। उसके बाद ए से हम लोगों ने देखा था एस्थेटिक्स। उसके बाद हम लोगों ने रिलायबिलिटी, फिर ड्यूरेबिलिटी देखा था, फिर सर्विस, फिर रिस्पॉन्स और फिर रेपुटेशन के बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था। क्वालिटी कॉस्ट क्या होता है। तो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने का खर्चा क्वालिटी कॉस्ट नहीं कहलाता है, बल्कि क्वालिटी में क्या फेलियर हो सकता है इसको चेक करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको क्वालिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्वालिटी कॉस्ट में एक बेंचमार्क डिसाइड कर लिया जाता है, उसके बाद जो है रिवर्क किया जाता है तब तक कि जब तक हमारा क्वालिटी का फेलियर मतलब फेलियर 0 ना हो जाए। तो हर बार रिवर्क करते के साथ साथ हर बार क्वालिटी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होते चला जाता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होते चला जाता है। बेनिफिट क्या होता है क्वालिटी कॉस्ट खर्चा करने का, ना कि हमारा रेपुटेशन बढ़ता है केवल, बल्कि आफ्टर सेल सर्विस वगैरह सब के जो खर्चे होते हैं उनसे भी हम बच जाते हैं। उसके बाद 3 टाइप के कॉस्ट क्वालिटी कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, इन्वेस्टिगेट करने का कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट और फेलियर कॉस्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करी थी। इसमें हम लोगों ने देखा था प्रिवेंटिव कॉस्ट के एग्जाम्पल, अप्रेजल कॉस्ट के एग्जाम्पल, इंटरनल फेलियर कॉस्ट के एग्जाम्पल और एक्सटर्नल कॉस्ट के एग्जाम्पल। प्रिवेंटिव कॉस्ट में हम लोगों ने सीटा क्वालिटी रिव्यू के बारे में चर्चा की थी। सी से हम लोगों ने देखा था क्वालिटी सर्किल, ई से क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑडिट। उसके बाद हम लोगों ने डिजाइन रिव्यू के बारे में देखा था। उसके बाद अप्रेजल कॉस्ट में हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पैकिंग इंस्पेक्शन, फिर प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, फील्ड टेस्टिंग, कंटिन्यूस सप्लायर वेरिफिकेशन। इंटरनल फेलियर कॉस्ट में सारे री लगे हुए थे, रीवर्क, री इंस्पेक्ट, री टेस्ट, रिपेयर और स्क्रैप। उसके बाद हम लोगों ने एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के बारे में चर्चा करी थी, रेवेन्यू लॉस, वारंटी, डिफेक्ट डिस्काउंट गारंटी और प्रोडक्ट लायबिलिटीज। ये सारी चीजें हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था क्वालिटी इंप्रूवमेंट के 4 प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, 4 सिद्धांत क्या क्या होते हैं क्वालिटी प्रिंसिपल के, पीपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम
और प्रिपरेशन, ठीक है, पीपल लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिसाब किताब रखने वाला मैनेजमेंट भी, सुपरवाइजर भी होना चाहिए, प्रोसेस का स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉब्लम का फीडबैक लेना है और प्रिपरेशन यानी कि ट्रेनिंग वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्लासीफाई कैसे कैसे करेंगे हम लोग, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था कि प्रिवेंशन कॉस्ट, सीटा, क्वालिटी रिव्यू, अभी भी हम लोगों ने देखा था, अप्रेजल कॉस्ट में इंस्पेक्शन वगैरह था, 4 टाइप के री और स्क्रैप जो थे, इंटरनल फेलियर में, एक्सटर्नल फेलियर में, गारंटी वारंटी, रेवेन्यू लॉस, प्रोडक्ट लायबिलिटी, डिस्काउंट ड्यू टू डिफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था व्हाट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम, टीक्यूएम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सके इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, जिसको हम लोगों ने 6 C's के नाम से भी जाना था। कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब सलमान खान, फिर कल्चर में हम लोगों ने आमिर खान को देखा, फिर कंटिन्यू इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर रिक्वायरमेंट और कंट्रोल, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर रिक्वायरमेंट और कंट्रोल। उसके बाद हम लोगों ने अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करी थी, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होते हैं जो कि डिफिकल्टी एक्सपीरियंस किया गया अगर प्रेस के दौरान, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रैंकिंग, प्रॉब्लम एनालिसिस, इनोवेशन, सॉल्यूशन और इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या यहाँ पर रेमेडीज अवेलेबल होते हैं उसके बारे में। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में देखा था वोटिंग, डिस्कशन वगैरह सब आपको करना है। रैंकिंग में हम लोगों ने देखा था कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच होना चाहिए, इंटरेस्ट के बेसिस पर ग्रुप बांट लेना है और फिर रैंकिंग करना है, सारे प्रॉब्लम में से किसको ठीक करना है पहले, एनालिसिस करना है सारे इफ एंड बट को कवर करते हुए, इनोवेटिव आइडिया जो होंगे हमारे प्रपोज सॉल्यूशन के लिए सोचना है। उसके बाद जो है सॉल्यूशन का स्ट्रैटेजी जो होता है उसका सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करना है। और इवैल्यूटिंग में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी हम लोगों ने अल्टरनेटिव्स देखे हैं उसमें से जो बेस्ट होगा उसको इवैल्यूएट करके फिर सेलेक्ट करना और फिर अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोगों ने अगला क्वेश्चन देखा था डिस्कस द बेनिफिट एक्रूइंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम, टीक्यूएम इंप्लीमेंट करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो क्वालिटी कल्चर का अवेयरनेस बढ़ता है, दूसरा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है, लगातार इंप्रूवमेंट होता है और कमिटमेंट बढ़ता है लोगों का, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है और टीम वर्क बढ़ता है। उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सल बिलीफ्स के बारे में अगले क्वेश्चन में देखा था। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि दुनिया भर में क्या क्या यूनिवर्सल बिलीफ होते हैं टीक्यूएम के बारे में। तो मेजर ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसका बिलीफ होता है कि ओनर या कस्टमर सेटिस्फाइड है, मतलब क्वालिटी अच्छी है, हर एक कोई ओनर या कस्टमर, एवरीवन इज ओनर और कस्टमर। उसके बाद देखा था कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फिर प्रोसेस एनालिसिस। उसके बाद हम लोगों ने इंप्रूवमेंट के 3 सोर्स देखे थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिव रहते हैं टीक्यूएम में, तभी टीक्यूएम अच्छा हो पाता है। फिर बोलता है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा प्रोडक्ट एंड सर्विस का। ये सारे हम लोगों ने यूनिवर्सल बिलीफ्स देखे थे कि टीक्यूएम मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये बोलता है कि डेमिंग के 14 पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। डेमिंग, ठीक है, डेमिंग बोलो या डेमिंग्स बोलो, उसके 14 पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये डेमिंग्स महात्मा ने हमें एक टेंशन दे दिया कि 14 पॉइंट हमें याद करने के लिए बोला। अभी ये महात्मा का जो 14 पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है, इसकी वजह से इसको हमको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। पहला पॉइंट बोलना है कि हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट का कल्चर होना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमारी संस्था है उसमें इम्प्रूवमेंट का कल्चर होना चाहिए और शॉर्ट टर्म में आपको रिएक्शन पर ना ध्यान देके हर एक चीज़ें लॉन्ग टर्म में सोचनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को तवज्जो देना है, ठीक है। तो मैं एक बार बताऊंगा और आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट का कल्चर होना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। फिर बोलता है सेकंड नंबर पॉइंट कि जब भी न्यू फिलॉसफी को लानी है मैनेजमेंट को, हमेशा खुद ही न्यू फिलॉसफी को अडॉप्ट करना है, ना कि उम्मीद लगाकर बैठना है कि वर्क फोर्स खुद पे खुद न्यू पॉलिसी ढूंढ लेगा। अपने आप न्यू फिलॉसफी के डायरेक्शन में वातावरण के हिसाब से वर्कफोर्स चला जाएगा और वर्कफोर्स के भरोसे नहीं छोड़ना है, खुद नई पॉलिसी ढूंढनी है। तीसरा बोलता है कि फिनिश गुड्स को इंस्पेक्ट नहीं करना है बार बार, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने जब क्वालिटी मैनेजमेंट किया होगा उस वक्त जितना कुछ भी आपको इंस्पेक्शन में पता चला था सबको ठीक कर दिया और आपने बेंचमार्क डिसाइड कर दिया और बेंचमार्क के हिसाब से आपने फाइनल प्रोडक्ट का जो भी आपका सिद्धांत था उसका स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है।
तो उस सिचुएशन में आपको बार बार इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है। फिनिश गुड्स को, फाइनल मैन्युफैक्चर्ड आइटम को बार बार आपको इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि एक प्रोडक्ट को, चौथा नंबर पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि किसी भी एक टाइप के आइटम को एक ही सप्लायर से खरीदना है। अगर एक टाइप का आइटम मान लो कोई नट बोल्ट है, आप बार बार अलग अलग सप्लायर से खरीदते हो तो हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव आ जाए। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको सिंगल सप्लायर यूज करना है एक टाइप के आइटम के लिए, मतलब एक टाइप के आइटम के लिए एक सप्लायर ही चुनना है आपको। उसके बाद पांचवा नंबर पॉइंट बोलता है कि इंप्रूवमेंट आपको लगातार तो करना ही है, लेकिन साथ में ध्यान रहे कि परमानेंट नेचर का, यानी कि फॉरएवर वाला इंप्रूवमेंट हो, परमानेंट नेचर का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। छठा नंबर पॉइंट बोलता है कि ट्रेनिंग सबको एक जैसा देना है, वरना हर एक लोग अपने अपने तरीके से काम करना चालू कर देंगे। इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग, यानी कि एक जैसा ट्रेनिंग करना है सबको, और सबको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, उसके सातवां नंबर पॉइंट बोलता है कि डीमिंग ने डिफरेंस बताया था, लीडरशिप और सुपरविजन दोनों वर्ड में अंतर बताया गया था। डेमिंग ने बोला था कि सुपरविजन में टारगेट होता है, सुपरविजन जब आप करते हो तो उसमें टारगेट होता है, लेकिन लीडरशिप में जो होता है वो टारगेट नहीं होता। अगर आप टारगेट के चक्कर में ज्यादा जाओगे तो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाओगे, ऐसा डेमिंग का मानना था। उसके बाद आठवां नंबर पॉइंट डेमिंग ने बोला, डेमिंग ने कहा कि आपको जो होता है मैनेजमेंट से डिसिप्लिन होना चाहिए, ना कि डर होना चाहिए। जो मैनेजमेंट को, हर एक आदमी को मैनेजमेंट से डिसिप्लिन में होना चाहिए, ना कि डर होना चाहिए। ठीक है, तो डर बना रहेगा तो फिर लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी लगातार मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ड्राइव आउट फियर, ठीक है, तो डर को भगाना है। उसके बाद डर के आगे जीत है बोले तो आठवां नंबर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का नौवां नंबर पॉइंट बोलता है कि बैरियर्स को ब्रेक डाउन करना है। तो आपसी बैरियर्स को डिपार्टमेंट के बीच में, बैरियर्स को डिपार्टमेंट के बीच में ब्रेक डाउन करना है। डिपार्टमेंट के बीच में मतलब हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपना कस्टमर मानकर बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करे, कस्टमर की तरह ट्रीट करे। हर एक डिपार्टमेंट जो दूसरे डिपार्टमेंट का आउटपुट, अपना आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट को देता है, जो दूसरा डिपार्टमेंट के लिए वो इनपुट है। ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट के लिए आपका आउटपुट अगर इनपुट है, आपके डिपार्टमेंट का आउटपुट, तो आपको अपने ही जो ट्रांसफर कर रहे हो आप इंटरनली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट बेस्ट सर्विस देना है, जैसे कि मानो कस्टमर को दे रहे हैं सर्विस। 10वां नंबर डेमिंग ने बोला था कि स्लोगन्स को एलिमिनेट करना है। तो स्लोगन्स को एलिमिनेट करना है कि जो मिस्टेक नहीं करेगा वही अच्छा आदमी होगा, ऐसा नहीं जरूरी है। स्लोगन्स को अवॉइड करना है, मिस्टेक से रिलेटेड जितने भी स्लोगन्स है ऑर्गेनाइजेशन में फैले हुए, इसको अवॉइड करना है। केवल प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करने पे ध्यान देना है, नहीं तो जो क्वालिटी अच्छा मेंटेन कर रहा है, जो स्किल्ड स्टाफ है, उसको तो वो तो खुश है कि उसकी तारीफ और उसको अवार्ड मिल रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों जो है अच्छा उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, वो डीमोटिवेट होते हैं, उनका मोटिवेशन डाउन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बोलता है कि इलिमिनेट कंसेप्ट ऑफ टारगेट। टारगेट के सुपरविजन में मैंने कहा था यहाँ पे टारगेट होता है, यहाँ पर 11वां नंबर पॉइंट बोलता है कि कंसेप्ट ऑफ टारगेट को इलिमिनेट करने के लिए डेमिंग ने बोला कि टारगेट पाने के चक्कर में सब कुछ ऐसी की तैसी हो जाती है, यानी कि क्वालिटी जो है मेंटेन नहीं रह पाता है। उसके बाद 12वां नंबर पॉइंट बोलता है रिमूव बैरियर्स टू प्राइड। ठीक है, वर्कमैनशिप पर जो है प्राइड का बैरियर नहीं लगना चाहिए, वरना जो वर्कर लोग ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उनका कॉन्फिडेंस रिड्यूस होता है। फिर बोलता है कि इंस्टीट्यूट एजुकेशन लगातार देते रहना चाहिए, और जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट का लोगों को मौका देना चाहिए, इंस्टीट्यूट एजुकेशन। 13वां नंबर पॉइंट बोलता है, और डीमिंग का 14वां सिद्धांत क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्मेशन इज जॉब। हर एक आदमी को यह समझाना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आपने देखा था ना, हैविंग डिस्टिंक्ट नेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज, जैसे आपने देखा था एक्साइज में। ठीक है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल जॉनी लीवर से शाहरुख खान बन जाता है। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन इन जॉब, यानी कि सबको अपना इनपुट लेकर आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना है। सबका काम जो है वो सबका जॉब जो है ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब अपना अपना इनपुट लो और आउटपुट दो बेस्ट, वो भी। ठीक है, तो डिस्क्राइब डेमिंग्स 14 पॉइंट्स, 14 के 14 पॉइंट आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इंप्रूवमेंट जो है उसका कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में बने रहना चाहिए, और लॉन्ग टर्म को ज़्यादा स्ट्रेस देना है। नई फिलॉसफी को मैनेजमेंट खुद ही अडॉप्ट करेगा,
और बार बार फाइनल प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका एक बार बेंचमार्क सेट हो गया है तो। फिर बोलता है एक टाइप के यूनिट के लिए एक ही सप्लायर रखो, वरना हर सप्लायर अलग अलग एक ही यूनिट के अलग अलग तरह के देने लगेंगे अपने अपने हिसाब से। परमानेंट इंप्रूवमेंट पर हमेशा ध्यान दो, इंप्रूवमेंट करो लेकिन ध्यान रहे कि तुमको छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना है, तुमको छोटी बातें ध्यान नहीं रखनी है। जो शॉर्ट टर्म के लिए आप ठीक कर दो उसको परमानेंट ठीक करो, जो भी ठीक करो। उसका ट्रेनिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए ताकि सभी लोग एक जैसा काम करें। डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड सुपरविजन को बताया। सुपरविजन में टारगेट होता है, ड्राइव आउट फियर, डर को भगाना है और डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ब्रेक डाउन बैरियर्स डिपार्टमेंट के बीच, हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट जिसको सर्विस दे रहा है उसको या प्रोडक्ट दे रहा है उसको अपना कस्टमर समझेगा। स्लोगन्स एलिमिनेट करना है, जो कि विजेता वगैरह का जो स्लोगन्स होता है उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कंसेप्ट ऑफ टारगेट, टारगेट का कंसेप्ट को एलिमिनेट करना है। टारगेट पाने के चक्कर में लोग क्वालिटी खराब कर देते हैं इसकी वजह से। रिमूव बैरियर्स टू प्राइड, ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि जो वर्कमैनशिप का जो प्राइड का बैरियर्स होता है उसको रिमूव करना है। इंस्टीट्यूट एजुकेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट का उनको मौका दिया जाना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज जॉब, सबको ध्यान में मद्देनजर रखना चाहिए, सबके दिमाग में बराबर बना के कि बेटा ट्रांसफॉर्मेशन तेरा जॉब है, ठीक है, इतना इनपुट लो और आउटपुट दो, वो भी बेस्ट, ठीक है। तो डीनिंग्स 14 पॉइंट्स को इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राइट ए नोट्स ऑन प्लान, डू, स्टडी और एक्ट साइकिल। PDSA साइकिल इसको बोला जाता है, PDSA साइकिल भी बोला जाता है, उसको शीवर्ट साइकिल भी बोला जाता है, शीवर्ट साइकिल भी बोला जाता है और डीमिंग व्हील भी बोला जाता है, डीमिंग व्हील भी बोला जाता है। मैंने आपको एक टर्म नोट करवाया था वीडियो नंबर 1 में, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। वही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का अब सारा का सारा कहानी है। ये साइकिल क्यों होता है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए एक साइकिल या व्हील को फॉलो करना होता है, लगातार जो है बार बार फॉलो करना पड़ता है। प्लान से डू, डू से स्टडी या चेक और उसके बाद एक्ट और फिर से वापस जो है वो प्लान में जाएगा। ये साइकिल निरंतर चलता रहेगा, इंप्रूवमेंट का साइकिल कभी रुकता नहीं है। इस जब तक कि आप बेंचमार्क को अचीव न कर लो। इस साइकिल को 3 नाम से पुकारा जाता है, प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल, प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल, दूसरा सीवर्ट साइकिल और तीसरा डीमिंग व्हील। 3 नाम से पुकारा जाता है प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल। ये सर्कुलर नेचर का होता है, ये सर्कुलर नेचर का साइकिल होता है, जिससे जाहिर होता है कि इंप्रूवमेंट जो होता है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। ये जो साइकिल होता है वो यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हमेशा नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। स्पेसिफाइड स्टेप्स इन साइकिल, साइकिल में क्या क्या स्टेप्स स्पेसिफाई किए गए हैं। पहला है प्लान, तो बेसिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है, उसका प्लान बनाना है। करंट प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है, वर्तमान में आपकी समस्याएं क्या है, इंप्रूवमेंट करने के लिए इस वक्त आपकी समस्याएं क्या है उसको डॉक्यूमेंट करना है। सॉल्यूशन क्या क्या होना चाहिए उसका एनालिसिस करना है और जो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो फिजिबल है कि नहीं, इस बात को इवेल्युएट करके वापस से डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, वापस से डॉक्यूमेंट करना है। तो प्लान में हम लोगों ने देखा करंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, वर्तमान की समस्याओं को पहचान कर उसको डॉक्यूमेंट करके फिर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका प्लान करना पड़ेगा और उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा प्लान को कि प्लान हमेशा फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो प्लान में हम लोगों ने देखा करंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और उसमें जो है सॉल्यूशन के वेरियस अल्टरनेटिव्स को एनालिसिस करके इवेल्युएट करना पड़ेगा, फिजिबिलिटी को देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डू देखा, डू देखते हैं हम। जो आपने फिजिबल प्लान को सेलेक्ट किया है उसको इंप्लीमेंट करना है, यानी कि इंप्लीमेंट करना मतलब डू करना है, डू द जो भी डिसाइड किया है। ठीक है, तो फिजिबल प्लान को इंप्लीमेंट करना डू फेज कहलाता है। इसमें इंप्लीमेंट के साथ साथ हम लोग इंप्लीमेंट तो करते करते चलेंगे और साथ में इंप्लीमेंट में जो जो हम नोटिस करेंगे, जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो जो अच्छाई बुराई नजर आएंगी, सबको हम लोग डॉक्यूमेंट भी करते चलेंगे डू फेज में। उसके तीसरा फेज होता है स्टडी और चेक फेज, स्टडी और चेक फेज। तो डू फेज के दौरान जो भी प्रॉब्लम आई थी उसको आपने डॉक्यूमेंट किया था। ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपर्ली स्टडी करना है और अकॉर्डिंगली हमारे प्लान को मॉडिफाई करना है। ठीक है, और लास्ट वाला जो फेज बताता है वो हमें एक्ट के बारे में बताता है। प्लान डू और चेक फेज से जो कुछ भी कंक्लूड हुआ है वो सारे के सारे मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी कि कम्युनिकेट करना है और फिर फाइनल प्रोसीजर का अप्रूवल देगा टॉप मैनेजमेंट। फाइनल प्रोसीजर का अप्रूवल होने से पहले ऑडिट करना, रिस्क एनालिसिस करना ना करवाना ना भूले।
ठीक है। तो जैसे ही ये चारों फेज खत्म होते हैं, प्लान, डू, स्टडी, चेक या एक्ट फेज खत्म होते हैं, उसके बाद जो होता है ये वापस प्लान फेज पे चला जाता है, क्योंकि ये एक साइकिल है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का साइकिल है। तो हम लोगों ने देखा कि ये इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि प्लान, डू, स्टडी ये साइकिल सर्कुलर नेचर का होता है, यानी कि इंप्रूवमेंट लगातार रहने की चीज है। फिर हम लोगों ने प्लान में देखा कि करंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके पहचान कर आपको डॉक्यूमेंट करना है और सॉल्यूशन क्या क्या होना चाहिए इसका एनालिसिस और इवैल्यूएशन करना है और फिर उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है। डू फेज में हम लोगों ने देखा कि फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आपको प्लान को इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट के साथ साथ जो खामियां नजर आती हैं उसको डॉक्यूमेंट भी करते चलना है। स्टडी चेक, डू फेज के दौरान जो जो खामियां आई थी उसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है और अकॉर्डिंगली प्लान को मॉडिफाई करना है। अब जो मॉडिफाइड प्लान है उसको आपको एक्ट करना है उसी हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस साइकिल के बारे में जाना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 6 सिग्मा के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन 6 सिग्मा। आखिर ये 6 सिग्मा क्या होता है, ये 6 सिग्मा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस चैप्टर में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ये टर्म बहुत काम आने वाला है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए आपको टारगेट सेट करना यानी कि बेंचमार्क सेट करना बहुत जरूरी होता है। बेंचमार्क सेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हर स्टेज पर आपको एक टारगेट सेट करना होता है। टारगेट का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जो बेंचमार्क बताता है वो 6 सिग्मा एक्यूरेसी होता है। मतलब क्या कि 6 सिग्मा एक्यूरेसी का टारगेट अगर किसी ने अचीव कर लिया तो समझो कि वो बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस देता है, ठीक है। तो बेस्ट बेंचमार्क बताता है। 6 सिग्मा एकेडमी जो होती है, तो यहाँ पर 6 सिग्मा के बारे में हमारा लिखना मेन सवाल है। 6 सिग्मा एकेडमी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्टिफाई कर देती है। तो मान लो कि आप उसने सर्टिफिकेट दे दिया, ये स्टैंडर्ड आपका जान के 6 सिग्मा एकेडमी ने सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब आप बेस्ट हो, ठीक है। बेस्ट हो, आपका टारगेट जो क्वालिटी है वो बेस्ट है, ठीक है। 6 सिग्मा एकेडमी ने, ठीक है, ये क्वालिटी मेजरमेंट के लिए सर्टिफिकेशन लाया है, ठीक है। सर्टिफिकेशन क्वालिटी मेजरमेंट के लिए लाया, क्वालिटी आपका मेजर करके वो सर्टिफिकेट देगा। तो ये जो 6 सिग्मा एकेडमी ने जो मेजर दिया है, ठीक है, 6 सिग्मा एकेडमी ने जो ये कंसेप्ट दिया है 6 सिग्मा का, वो एक स्टैटिकल मेजर है, क्वालिटी का स्टैटिकल मेजर है, ठीक है। क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड है, ये स्टैटिकल मेजर है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेजर है, ठीक है। उसके बाद अगर ये क्वालिटी को आपने अचीव किया है, इस बेंचमार्क को आपने अचीव किया है, तो कहा जा सकता है ये 99 पॉइंट 5 बार 9 है, उसके बाद 8% एक्यूरेसी आपकी होती है। मतलब ये बोलेगा कि गारंटी है हमारा कि 99.999998 यानी कि 99 के बाद 99 के बाद 5 बार 9 है, वापस 5 बार 9 है, उसके बाद 8 है, इतनी परसेंट एक्यूरेसी याद रहे। 99 पॉइंट, उसके 5 बार 9 और उसके बाद 8% एक्यूरेसी आपकी है। ये 6 सिग्मा एकेडमी वाला आपको सर्टिफाई कर देता है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है, आपका गुडविल बढ़ता है मार्केट में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 मिलियन प्रोड्यूस करते हो तो केवल 0.002 डिफेक्ट होगा। मुंबई के टिफिन डब्बे वाले को भी ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ठीक है। तो 1 मिलियन डिफेक्ट, अगर आप 1 मिलियन आप प्रोड्यूस करते हो तो 0.002% डिफेक्ट होगा। बहुत ज्यादा तो 0.002% आपका डिफेक्ट है। अगर आप 1 मिलियन प्रोड्यूस करते हो, इतने एक्यूरेट हो, आपकी क्वालिटी इतनी परफेक्ट है, ठीक है। अगर क्वालिटी प्रैक्टिस के टर्म में इसी चीज को बोला जाए, क्वालिटी प्रैक्टिस के टर्म में जो 6 सिग्मा एकेडमी वाले बोलते हैं, तो ये 3.4 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 6 सिग्मा जिसने मेंटेन किया है, मतलब 3.4 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये क्वालिटी प्रैक्टिस के टर्म में बताया गया है, क्वालिटी प्रैक्टिस के टर्म में अगर बताया जाए तो, ठीक है। और यहां पर एक्सेप्शनल बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट, ये टर्म आपको याद रखना, एक्सेप्शनल बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट। तो मैनेजमेंट के एक्सट्रीम बॉटम लाइन, मतलब मैनेजमेंट के लोअर लेवल मैनेजमेंट से लेकर एम्प्लॉय या वर्कफोर्स से लेकर, प्रोसेस से लेकर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम बॉटम से लेकर टॉप तक आपको क्वालिटी इंप्रूव करके देता है। उस लाइन में क्वालिटी एक लाइन में मेंटेन रहती है, एक्सेप्शनल बॉटम लाइन तक अचीव करता है। मतलब लोअर से लोअर लेवल स्टाफ जो है वो अपनी क्वालिटी को परफेक्ट तरीके से करता है, मतलब छोटा से छोटा स्टाफ बॉटम लेवल तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्सेप्शनल बॉटम लाइन के बारे में बताई।
और अगर सिक्स सिग्मा है तो लोग क्या उसके बारे में एक्सपेक्टेशन रखते हैं? अगर सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन किसी को मिला हुआ है तो लोग क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोलता है कि लेबर सेविंग की और मटेरियल सेविंग की गारंटी तो होती ही है, लेबर सेविंग और मटेरियल सेविंग की गारंटी तो होती है, उसके अलावा 5 चीजें निश्चित तौर पे आप कह सकते हो। आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन पूरा इंप्रूव्ड है, साइकिल टाइम आपका रिड्यूस है और हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ते रहती है, टोटल डिफेक्ट में हमेशा कमी आते रहती है और आपका प्रोसेस फ्लो बढ़ते चला जाएगा। मतलब क्या कि क्या क्या उम्मीद लगा के आप बैठ सकते हो कि आप सिक्स सिग्मा के टारगेट को अचीव कर पाए, तो आप क्या क्या उम्मीद लगा कि जो है वो बैठ सकते हो। तो मटेरियल लेबर में तो आपका सेव होगा ही, साथ में कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आपका इंप्रूव होगा, साइकिल टाइम भी रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टोटल डिफेक्ट में कमी आएगी और प्रोसेस फ्लो बढ़ेगा। ये सारी चीजें सिक्स सिग्मा एकेडमी के बारे में आप जान सकते हो। तो सिक्स सिग्मा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए टारगेट बनाकर देता है, ये एक बेस्ट बेंचमार्क देता है। सिक्स सिग्मा एकेडमी ने स्टैटिकल मेजरमेंट के लिए, क्वालिटी के मेजरमेंट के लिए जो है एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अगर ये क्वालिटी को किसी ने इस टारगेट को अचीव कर लिया, इस बेंचमार्क को अचीव कर लिया, तो माना जाएगा कि उसकी 99.5 बार 9 उसके बाद 8% एक्यूरेसी है, यानी कि 0.002% डिफेक्ट होगा अगर 1 मिलियन प्रोड्यूस करता है, ज्यादा से ज्यादा 0.002 डिफेक्ट होगा अगर 1 मिलियन प्रोड्यूस करता है। समझ लो 99.5 बार 9 और 8% एक्यूरेसी है। क्वालिटी के प्रैक्टिस के टर्म में अगर बोला जाए तो 3.4 पार्ट्स पर मिलियन, 3.4 पार्ट्स पर मिलियन, इसी को क्वालिटी के टर्म में अगर बोला जाए तो 0.002 डिफेक्ट्स को, ठीक है। ये एक्सेप्शनल बॉटम लाइन तक इंप्रूवमेंट करके देता है, मतलब लोअर से लोअर लेवल स्टाफ जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस क्वालिटी परफेक्ट मेंटेन करके देता है। जिसने सिक्स सिग्मा का टारगेट अचीव किया, आप क्या क्या उम्मीद लगा के बैठ सकते हो कि आप सिक्स सिग्मा का अचीव कर लोगे तो क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे? तो आपका मटेरियल और लेबर कॉस्ट में तो सेविंग होगा ही होगा, साथ में 5 फायदे और बताए गए हैं। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, साइकिल टाइम रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, टोटल डिफेक्ट में कमी आएगी और प्रोसेस फ्लो लगातार बढ़ेगा। प्रोसेस फ्लो जो है वो लगातार बढ़ेगा। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। हम लोगों ने देखा सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्राइबिंग डेमिंग्स 14 पॉइंट, डेमिंग के 14 पॉइंट। ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट का कल्चर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान को ज़्यादा तवज्जो देना है, नई फिलॉसफी हमेशा मैनेजमेंट लाएगा। फाइनल प्रोडक्ट को बार बार इंस्पेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर एक बार आपने जो है रिवर्क कर करके अपना बेस्ट स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है, स्ट्रक्चर बना लिया है, तो बार बार एक ही फाइनल प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने में दिमाग माथापच्ची मत करो। एक यूनिट के लिए एक ही सप्लायर रखो तो अच्छा है। परमानेंट इंप्रूवमेंट पर हमेशा ध्यान दो, मतलब फॉरएवर जो भी इंप्रूवमेंट करो फॉरएवर करने के लिए करो। ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और आप इंस्टीट्यूट करो अपना ट्रेनिंग, ताकि जो है सब लोग एक ही तरीके से काम कर सके, सब अपने अपने तरीके से एक ही काम को ना करें। डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड सुपरविजन, सुपरविजन में टारगेट होता है, डर को भगाओ, डिपार्टमेंट के बैरियर को हटाओ, स्लोगन्स को, जो सक्सेस का स्लोगन है उसको एलिमिनेट करो, कंसेप्ट ऑफ टारगेट को मिटाओ, प्राइड का बैरियर जो है वर्कफोर्स के बीच में उसको हटाओ, इंस्टीट्यूट करो ट्रेनिंग को और सबको बताओ कि ट्रांसफॉर्मेशन ही उसका जॉब है, ट्रांसफॉर्मेशन ही तेरा भगवान है, ट्रांसफॉर्मेशन इज योर जॉब, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन प्लान, डू, एक्ट और एक्ट साइकिल के बारे में हम लोगों ने क्या देखा। इसको शीवर्ड साइकिल या फिर डीमिंग व्हील के नाम से भी जाना जाता है। डीमिंग व्हील, अभी हम लोगों ने डेमिंग के 14 पॉइंट्स देखे थे। तो ये लगातार इंप्रूवमेंट करने का साइकिल होता है जो कि डेमिंग ने दिया था। ये जो इंप्रूवमेंट कभी भी एंडिंग प्रोसेस नहीं होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। स्पेसिफाइड स्टेप इन साइकिल क्या होता है? पहला प्लान, दूसरा डू, तीसरा स्टडी या चेक और उसके बाद चौथा एक्ट। इसके बाद हम लोगों ने देखा सिक्स सिग्मा क्या होता है। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए ये एक स्टैटिकल मेजर दिया जाता है, क्वालिटी का स्टैटिकल मेजर होता है। ये टारगेट को पाने के लिए एक बेस्ट बेंचमार्क देता है। सिक्स सिग्मा एकेडमी ने इसको लाया है। अगर ये एकेडमी का जो है स्टैटिकल मेजर को, इस टारगेट को आपने अचीव कर लिया तो आपकी क्वालिटी की गारंटी है कि वो 99.5 टाइम्स 9 और 8% एक्यूरेसी है, यानी कि 0.002 डिफेक्ट ही आप प्रोड्यूस करते हो मैक्सिमम, अगर 1 मिलियन प्रोड्यूस करते हो तो। यानी कि क्वालिटी प्रैक्टिस के टर्म में बोला जाए तो 3.4 पार्ट्स पर मिलियन,
सिक्स सिग्मा वाले ये नाम दिए हैं क्वालिटी के टर्म में। सिक्स सिग्मा के को जिसने अचीव कर लिया 3.4 पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पर एक्सेप्शनल बॉटम लाइन तक इंप्रूवमेंट होता है। और इसमें एक्सपेक्टेशन क्या क्या होंगे, अगर आपने इस टारगेट को पा लिया तो क्या क्या उम्मीद रख सकते हो। मटेरियल और लेबर कॉस्ट तो आपका जो है सेव होगा ही होगा, साथ में जो है लेबर टाइम तो सेव होगा ही होगा, साथ में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा, साइकिल टाइम रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, टोटल डिफेक्ट में कमी आएगी और प्रोसेस का फ्लो बढ़ेगा। इस तरह से हम लोगों ने सिक्स सिग्मा के बारे में देखा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टीक्यूएम के बारे में जब इतनी सारी चर्चाएं करी ही तो हम लोग उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग कहीं ना कहीं से पैदा हो ही जाते हैं। लेकिन जो क्रिटिसाइज करेंगे उससे हम पूछते हैं भैया तुम क्रिटिसाइज तो कर रहे हो लेकिन साथ में हमें लॉजिक भी बताओ और क्या इसमें होना चाहिए, ये तो कुछ तो एडवाइस करो। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन में न केवल क्रिटिसिज्म के बारे में बताया गया है बल्कि जो महात्माओं ने 1987 में यहाँ पर कार्ल जोन ने, उसके बाद जो है अल्ब्रेक्ट ने 1985 में और 1988 में अल्ब्रेक्ट के साथ साथ जिमके, ये दोनों ने मिलके हमारे टेंशन को बढ़ाया, यानी कि हमारे लिए क्वेश्चन को बढ़ा दिया। तो आप अगर ये तीनों टर्म को याद रख सको, इन तीनों के नाम को, ठीक है, कार्ल जोन, या फिर ईयर कम से कम याद रखो 1987, 85 और 88। तो 85 उसके 86 केवल नहीं, 85 से लेके 87 और 88। 85 मान लो तीन भाई बहन हो आप और अलग अलग डेट ऑफ बर्थ उसका याद करो। अगर आपके तीन ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, एक का 85 में बर्थ हुआ है, दूसरे का 87 में हुआ है और तीसरे का 88 में हुआ है, कुछ भी करके आपको याद रखना है। उसको बोलो क्रिटिसिज्म करो तुम लोग बैठ के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो सबसे पहला 1987 में जो कार्ल जोन आया था उसने बोला कि उसने एक मतलब सशक्तिकरण पे ज्यादा फोकस किया, मतलब एम्पावरमेंट थ्रस्ट एक वर्ड आपको याद रखना है, सशक्तिकरण पर उसने ज्यादा जोर दिया। वो बोला कस्टमर फोकस के साथ साथ टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पर विशेष फोकस करना है कि सारे के सारे एम्प्लॉय लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई खाली नहीं बैठा होना चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर फोकस के साथ साथ टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पर कार्ल जोन के ऊपर, दिमाग के ऊपर ऐसा काल चढ़ा, ठीक है, ऐसा काल चढ़ा कि उसने बोला कि टोटल एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उसने एम्पावरमेंट थ्रस्ट को जो है वो तवज्जो दिया। उसके बाद यहाँ पर अल्ब्रेक्ट आया। अल्ब्रेक्ट के बाद ये नहीं, मतलब पहले ही आया था लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सेकंड में दिया हुआ इसलिए हमने सेकंड में लिखा है। अल्ब्रेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। टीक्यूएम सर्विस जो होता है, टीक्यूएम सर्विस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो सर्विस होता है वो इंडस्ट्री के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा नहीं होता है, यानी कि सर्विस सेक्टर के लिए उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया टोटल क्वालिटी सर्विस का। अल्ब्रेक्ट ने टोटल क्वालिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अल्ब्रेक्ट ने टोटल क्वालिटी सर्विस का जो सर्विस इंडस्ट्री के लिए बोला अलग होना चाहिए। अल्ब्रेक्ट ने और भी कई चीजें बताई सर्विस सेक्टर के बारे में, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी और कंट्रोल के बारे में कस्टमर से रिलेटेड अल्ब्रेक्ट ने बताया, अपॉर्चुनिटी और कंट्रोल के बारे में सर्विस सेक्टर से रिलेटेड बताया। तो आपको ये पक्का से याद रखना है कि अल्ब्रेक्ट ने सर्विस सेक्टर पर फोकस किया और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोला केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ठीक है, लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए टोटल क्वालिटी सर्विस का कंसेप्ट उसने दिया। उसके बाद यहाँ पर 1988 में अल्ब्रेक्ट के साथ साथ जेमके भी आया और जेमके ने क्या किया, कार्ल जोन और अल्ब्रेक्ट दोनों ने जो सिद्धांत दिए थे तो इन दोनों को मिलाकर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए इंडस्ट्री में जो होता है वो कई तरह से थ्योरी लाया, कई तरह की बातें बताई उसने, ठीक है। तो कई तरह की बातें इसने बताई। अब यहाँ पर कार्ल जोन से पूछा गया कि भाई आपने जो है क्रिटिसाइज तो करा ही करा है, तो साथ में जो है एम्पावरमेंट थ्रस्ट को आपने उसका फीचर्स आप बताएं कि हमें सशक्तिकरण पे ज्यादा जोर क्यों देना है, फीचर्स बताएं हमें। तो कार्ल जोन ने फीचर्स बताएं। सबसे पहले कार्ल जोन ने बोला कि टफ और विजिबल गोल हर एम्प्लॉय की लॉयल्टी का उदाहरण होता है, मतलब हर एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल है, उसका गोल जो है हमेशा टफ होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए कि वो अपने टारगेट बेस्ड यानी कि होना चाहिए। कार्ल जोन ने टारगेट बेस्ड बोला, ठीक है, जबकि डेमिंग ने उसका विरोध किया था। उसके बाद बोलता है दूसरा जो कार्ल जोन ने बोला कि सेटिस्फाइड ग्राहक, सेटिस्फाइड कस्टमर और मोटिवेटेड एम्प्लॉय को कंपनी का ट्रू एसेट समझना चाहिए। सेटिस्फाइड कस्टमर को और मोटिवेटेड एम्प्लॉय को, मात्र दो लोगों को, सेटिस्फाइड कस्टमर को और मोटिवेटेड एम्प्लॉय को ट्रू एसेट समझना चाहिए कंपनी का। फिर तीसरा बोला कार्ल जोन ने, जो अपना एम्पावरमेंट थ्रस्ट के फीचर्स को बताते हुए, ऑथोरिटी
कि ये हायरार्की को एलिमिनेट कर देना चाहिए। काल्जोन ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी है उसकी हायरार्की को एलिमिनेट कर देना चाहिए ताकि कस्टमर को जिससे शिकायत हो उसके पास पहुंच जाए। जैसे बैंक में जाओगे आप, जैसे आईसीआईसी बैंक में, तो आप डायरेक्ट मैनेजर के ऑफिस में भी जा सकते हो, एंट्री ले सकते हो, छोटी सी बात के लिए भी ले सकते हो। उन्होंने अथॉरिटी की हायरार्की को एलिमिनेट कर दिया है ताकि कस्टमर जो है डायरेक्ट जो है बड़ी लेवल के ऑफिसर तक भी सुनवाई कर सके। ठीक है, तो ऐसे लोगों के जरूरतों के हिसाब से रिस्पॉन्स स्पीड में हो सके। इसकी वजह से काल्जोन ने ये सिद्धांत में बोला कि भाई हमने अगर आपको कहा है एम्पावरमेंट थ्रस्ट के बारे में तो इसलिए कहा है। चौथा फीचर बताया एम्पावरमेंट थ्रस्ट का काल्जोन ने कि मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज के क्रिएटिव एनर्जी का बेस्ट यूज किया जा सके। मैनेजमेंट को कभी भी सेंट्रलाइज मत रखो, डिसेंट्रलाइज कर दो, ये काल्जोन ने एडवाइस दी है। ठीक है, तो काल्जोन के बारे में हम लोगों ने देखा कि 1987 में काल्जोन ने एम्पावरमेंट थ्रस्ट यानी कि सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर दिया था। ये बोला कि कस्टमर फोकस के साथ साथ टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पे भी जोर देना है। काल्जोन ने एम्पावरमेंट थ्रस्ट के लिए 4 फीचर्स बताएं। पहला बताया कि गोल जो है हमेशा टफ होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए जो एम्प्लॉय के लॉयल्टी को दर्शाता है। दूसरा, सेटिस्फाइड कस्टमर और मोटिवेटेड एम्प्लॉय को कंपनी का ट्रू एसेट्स मानना चाहिए। तीसरा, अथॉरिटी की हायरार्की को एलिमिनेट कर देना चाहिए ताकि कस्टमर लोग जो हैं वो जरूरत के हिसाब से कस्टमर लोगों का स्पीडली रिस्पॉन्स मिल सके। उसके बाद चौथा बोला, उन्होंने फीचर्स बताया। काल्जोन एम्पावरमेंट थ्रस्ट का फीचर बताते वक्त बोला कि मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज की क्रिएटिव एनर्जी का बेस्ट यूज हो सके। तो यहां पर हम लोगों ने काल्जोन के बारे में बताया कि काल्जोन ने एडवाइस दिया, उसके बारे में यहां पर चर्चा करके बताया गया है, क्रिटिसिज्म में बताया। ठीक है, 1985 से लेकर 88 के दौरान जो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के काफी क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, बड़े बड़े ऑथर्स लोगों ने क्रिटिसाइज किया। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बोला कि वो डॉक्यूमेंट पे ज्यादा फोकस करता है, खासकर प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं कि प्रोसेस को हर वक्त डॉक्यूमेंट किया ही जा सके, जिसके कारण आउटपुट पर पूरा फोकस नहीं हो पाता, आउटकम पर पूरा फोकस नहीं हो पाता है, केवल प्रोसेस पे डॉक्यूमेंट करते रह जाता क्वालिटी मैनेजमेंट वाला। ठीक है, सारा ध्यान डॉक्यूमेंटेशन पे ही चला जाता है, वो भी प्रोसेस का, आउटकम पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है। इंप्रूवमेंट पर ध्यान न देकर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफी में क्वालिटी एश्योरेंस पर ही केवल स्ट्रेस दिया जाता है। इंप्रूवमेंट वगैरह पे ध्यान न देकर केवल क्वालिटी करते रहते हो। ठीक है, और इंटरनल फोकस जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिड्यूस हो सकता है, यानी कि इंटरनल फेलियर की संभावना हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है क्रिटिसिज्म के बारे में बताया गया। यानी कि फिर से अगर मैं इसके बारे में बताऊं क्या क्या क्रिटिसिज्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, 1985 से लेकर 1988 के दौरान बहुत सारे ऑथर लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने पैदा नहीं हुए, मतलब उन्होंने थ्योरी देने के लिए दिया। उन्होंने बोला कि भाई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। काल्जोन का मानना था कि एम्पावरमेंट थ्रस्ट यानी कि सशक्तिकरण को बढ़ावा दो और टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पर विशेष ध्यान दो। अल्ब्रेक्ट का मामला था कि सर्विस इंडस्ट्री के लिए टीक्यूएम ठीक नहीं है, और जेम के दोनों की मिलीजुली बातों को बताया मिला के। ठीक है, तो 1985 से लेकर 88 के दौरान टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया, जिसमें काफी जो है बड़े बड़े ऑथर्स लोग आए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने विशेष रूप से 3 बातें बोली कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, इंप्रूवमेंट पे नया ध्यान देकर क्वालिटी लोग करते रह जाते हैं, और इंटरनली फोकस कम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेस इंटरनल फोकस। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्रॉब्लम बताएं। फिर काल्जोन ने जो होता है एम्पावरमेंट थ्रस्ट यानी कि सशक्तिकरण और टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पर विशेष ध्यान दिया, और काल्जोन के एम्पावरमेंट थ्रस्ट होते हैं उसके फीचर्स के बारे में बताया गया कि टफ एंड विजिबल गोल दोगे तभी हर एम्प्लॉय की लॉयल्टी मेंटेन रहेगी। दूसरा, ग्राहक सेटिस्फाइड रहेगा और एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड है तो वो कंपनी का ट्रू एसेट्स होता है। तीसरा, अथॉरिटी की हायरार्की को एलिमिनेट कर देना चाहिए ताकि जो है स्पीड से रिस्पॉन्स हो सके कस्टमर की प्रॉब्लम्स का। और चौथा, मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए ताकि क्रिएटिव एनर्जी का बेस्ट यूज हो सके। ये सब काल्जोन के बारे में जो एम्पावरमेंट थ्रस्ट के बारे में इसने बताया था उसके 4 फीचर्स बताए गए हैं। काल्जोन के एम्पावरमेंट थ्रस्ट के 4 फीचर बताए गए हैं। इसके साथ हम लोगों ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में अपनी चर्चा खत्म की। अब हमारी जो भी चर्चा होगी वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में होगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में होगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसा अकाउंटिंग मैथोलॉजी है। ये क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक अकाउंटिंग मैथोलॉजी है जो एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। वो कंसेप्ट क्या है?
प्रोडक्ट या सर्विस पर कॉस्ट को असाइन ना करके मात्र और मात्र एक्टिविटी पर कॉस्ट को असाइन करना चाहिए। भैया आप प्रोडक्ट और सर्विस पर असाइन मत करो, एक्टिविटी पर असाइन कर दो। कॉस्ट को, जो भी आपके ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, उसको एक्टिविटी पर असाइन करो, ना कि प्रोडक्ट और सर्विस पे करो। मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट और सर्विस पर असाइन न करके इनडायरेक्ट वे में करो। ठीक है, मतलब एक ही लाइन आपको याद रखना है, असाइन कॉस्ट टू द एक्टिविटीज rather than product or service. Assign cost to the activities rather than product or service. एक्टिविटी को कॉस्ट असाइन करो rather than कॉस्ट और सर्विस। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट या सर्विस पर असाइन डायरेक्ट नहीं करना है, बल्कि पहले एक्टिविटी पर असाइन करना है और बाद में उस एक्टिविटी से प्रोडक्ट का कॉस्ट अपने आप पता चल जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट के कारण रिसोर्सेस और एक्टिविटी को ज्यादा एक्यूरेटली असाइन किया जा सकता है। ओवरहेड कॉस्ट आर मोर एक्यूरेटली असाइन। ठीक है, बाकी सिस्टम से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा एक्यूरेटली असाइन करके देता है। उसके बाद तीसरी बात आपको याद रखनी है, सीमा लंदन यानी कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा लंदन यानी कि यूके, उसने डिफाइन किया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। ये डिफिनेशन आपको ना भी याद रहे, लेकिन इतना तो आप लिख सकते हो कि सीमा यूके ने डिफाइन किया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी नहीं है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सिद्धांत को डिफाइन किया हुआ है, ये आपको कम से कम याद रखना है। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में हम लोगों ने देखा कि आपको एक लाइन याद रखना है इसमें कि असाइन कॉस्ट टू द एक्टिविटीज रादर देन प्रोडक्ट और सर्विस। दूसरी बात हम लोगों ने इसमें देखी कि यहाँ पर जो है एक्यूरेटली हम लोग ज़्यादा एक्यूरेटली असाइन कर पाते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट को। तीसरा हम लोगों ने देखा कि सीमा लंदन ने इसको डिफाइन किया है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को सीमा लंदन ने डिफाइन किया है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हाउ एबीसी सिस्टम सपोर्ट्स कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं।